नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड सीएम धामी पहुंचे शुक्लापुर। पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे कामों का किया निरीक्षण। कहा, देश दुनिया के लिए बनेगा मॉडल। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार। जल्द होगी प्रत्याशी की घोषणा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा। कहा, बाकी दलों की जमानत होगी जब्त। सचिवालय अधिकारी एक ही सरकारी वाहन का करेंगे इस्तेमाल। दो सरकारी वाहनों की इस्तेमाल पर करने पर लगी रोक। राज्य संपत्ति विभाग ने निकाला आदेश। आई फ्लू का कहर लगातार जारी। ओपीडी में 40% तक आ रहे आई फ्लू संक्रमित। डॉक्टर बोले, कोई एपिडेमिक बीमारी नहीं। उत्तराखंड में आफत की बारिश। बाढ़ में फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू। कोटद्वार में पुल क्षतिग्रस्त। सुखरो नदी में बही कार। कलसिया नाले में उफान से मची तबाही। प्रशासन ने लोगों को किया शिफ्ट। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हैस्को गांव शुक्लापुर में प्रकृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हैस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी द्वारा इस क्षेत्र में प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जल छिद्रों के माध्यम से जल संचय की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये क्षेत्र आने वाले समय में केवल प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लिए भी एक मॉडल बनेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी करने होंगे। वन विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि शुक्लापुर क्षेत्र में लगभग 46 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनने वाले इस नेचर पार्क की अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ 55 लाख रुपए है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाना ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बीजेपी वहां पर अपना जमानत भी नहीं बचा पाएगी। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व में हुए चंपावत विधानसभा उपचुनाव का उदाहरण देकर कहा कि वहां पर कांग्रेस को काम नहीं करने दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमने भी काफी पहले से ही अपनी तैयारियां कर रखी हैं और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मैं और यशपाल आर्या जी पहले ही वहां दौरा करके आ चुके हैं। उसके अलावा हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष गण हैं वो अपनी पूरी टीमों के साथ वहां दौरे कर चुके हैं। एससी सेल के अध्यक्ष तो 3 बार वहां दौरा कर चुके हैं और प्रदीप टमटा जी भी 1 या 2 बार वहां दौरा कर चुके हैं। हमारी बूथ लेवल पर हमारी पूरी तैयारी है और बागेश्वर में बहुत सारे इश्यूज हैं। जैसे पहले 2 आत्महत्या जो हुई थी जिला विकास प्राधिकरण में, बागेश्वर में हुई थी, उसको लेकर नाराजी है। चंदन राम दास जी की बेटी को लेकर जो प्रकरण उठा है, नौकरी वाला कम नंबर लाके नौकरी वाला, वो इशू है। खनन के बहुत सारे इश्यूज वहां आए हैं। उसके अलावा बेटियों के संग जो अत्याचार इस प्रदेश में और पूरे देश में हो रहा है वो वहां चर्चा का विषय है। महिलाओं में बहुत अवेयरनेस है और जो बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो पेपर लीक हुए हैं, ये सब चर्चा के विषय हैं। तो इस बार बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर कांग्रेस उतरेगी। डर केवल एक है कि प्रशासन का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल चंपावत के चुनाव में हुआ था वो नहीं हो। बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा की सुरक्षित सीट के लिए आप घोषणा हो चुकी है। 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को मतगणना संपन्न होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तराखंड में बागेश्वर सहित विभिन्न राज्यों की 7 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। कार्यक्रम के मुताबिक 10 अगस्त को अधिसूचना उत्तराखंड में लागू होने जा रही है। उसके बाद ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथुला का कहना है कि बीजेपी की पूरी तैयारी है। कांग्रेस का हाल 2022 की तरह होना है, लेकिन बीजेपी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस पार्टी तो कुछ भी कहे,
कांग्रेस पार्टी तो दावे करती रहती है। अब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जब 2022 का चुनाव का रिजल्ट आ रहा था तो वो तो तैयार होकर के बैठ गए थे, बस कुर्सी ढूंढ रहे थे कि कैसे कुर्सी तक पहुंचा जाए। तो जनता ने उन्हें बता दिया कि किस कुर्सी तक उनको पहुंचना है। तो इसलिए कांग्रेस हसीन सपने मुंगेरी लाल के देखते रहे, और किसी को स्वप्न देखने की आज़ादी, हर किसी को, हम सपने देखने से किसी को रोक तो ना रहे, देखे सपने कांग्रेस। बागेश्वर उपचुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की माने तो पार्टी स्तर पर जल्द ही प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूर्व के मुताबिक इस बार अधिक मतों से बीजेपी प्रत्याशी बागेश्वर उपचुनाव में विजयी होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस उपचुनाव में सभी विभिन्न दलों की जमानत जब्त होगी। उन्होंने कहा कि बागेश्वर यूपी चुनाव के लिए बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कई टोली बैठक हो चुकी है और अब शक्ति केंद्र बूथ स्तर की बैठकें वहां पर आयोजित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक माह पूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट विधायक बिशन सिंह चुफाल ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 15 अगस्त को धारचूला से कानड़ी तक हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों और उनके बीच में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को सम्मानित किया जाना है। चुफाल ने बताया कि 65 किलोमीटर की यात्रा 35 ग्राम पंचायत से होकर जाएगी, जिसमें रिटायर मेजर कर्नल और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के परिवारों से मुलाकात करते हुए शहीदों को भी सम्मान दिया जाएगा और यात्रा का समापन झूला घाट के कानड़ी ग्राम पंचायत में किया जाएगा। जो ये यात्रा है तिरंगा यात्रा, यह तिरंगा यात्रा हमारी धारचूला से झूला घाट तक यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा 65 किलोमीटर की दूरी 35 ग्राम पंचायत है और समापन इसका कानड़ी ग्राम पंचायत है झूला घाट। उस झूला घाट जो शहीद हमारे भवानी चंद जी हैं, उनके गांव में समापन होगा, उसके परिवार तक जाएंगे। उत्तराखंड राज्य सचिवालय के अधिकारी अब एक ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे। बता दें कि राज्य संपत्ति विभाग ने दो सरकारी वाहनों के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है, जिसके आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। वहीं आदेश में कहा गया है कि शासन स्तर पर तैनात अधिकारी के पास भले ही एक से अधिक विभाग या पद हो, लेकिन एक समय में एक ही सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य संपत्ति विभाग सचिवालय में कार्यरत केवल उन्हीं अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराएगा जिनके पास किसी अन्य विभाग से वाहन उपलब्ध नहीं होगा। आदेश के अनुसार एक से अधिक सरकारी वाहन या किराए की टैक्सी इस्तेमाल की जा रही है तो राज्य संपत्ति वाला वाहन सरेंडर कर दिया जाए। अधिकारियों पे जो मिसयूज गाड़ियों का इस्तेमाल होता है उसमें तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई और ऐसे ही सभी जगह होनी चाहिए। चाहे मंत्रीगण भी है, मंत्रीगण को भी जब सरकारी गाड़ी मिलती है उसी का इस्तेमाल होना चाहिए, न कि विभागीय गाड़ियां भी फिर उनको दी जाए। ये इसमें भी रोक होनी चाहिए। ये कानून एक जैसा होना चाहिए। रोक कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं और उनको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ये सख्त निर्णय आपने अगर लिया है, इसके लिए बहुत बहुत जनता आपका आभार व्यक्त करेगी। चंपावत में बुजुर्ग महिला से रुपए लूटने के आरोपी को चंपावत पुलिस ने घटना के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया। एसएचओ योगेश उपाध्याय ने बताया कि चंपावत क्षेत्र की रहने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला बैंक से अपनी वृद्धावस्था पेंशन निकालने आई थी। बुजुर्ग महिला 2 महीने की पेंशन 3000 रुपए निकालकर जैसे ही बैंक से बाहर निकली, तभी एक व्यक्ति उनके 3000 रुपए लूटकर बुजुर्ग महिला को धक्का देकर फरार हो गया, जिसको अब गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 392 और 411 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आज एक अम्मा जो अपनी वृद्धावस्था पेंशन जिसमें 3,000 रुपये थे को जो ही लेकर के नैनीताल ये बैंक चप्पाव से बाहर निकले तो एक झपट्टे मारने तो उसको धक्का दे करके पैसे छीन लिए। तो इस इन्फॉर्मेशन पर हमारे द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत कर यहाँ CCTV की जो ये हेल्प से उस अभियुक्त को हमने अरेस्ट किया तथा उससे पैसे रिकवर किए और उसे माननीय न्यायालय पेश किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। डोईवाला क्षेत्र में इन दिनों अघोषित विद्युत कटौती से आम जन परेशान है, तो वहीं डोईवाला में इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के आंदोलनकारी भी अब अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। डोईवाला विद्युत उपखंड कार्यालय में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आरोप लगाए गए कि सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए डोईवाला क्षेत्र में तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रही है और रात दिन की विद्युत कटौती भी इसी प्रोपेगेंडा के तहत की जा रही है। सरकार वो होती है कि जो जनता को सुख देने के लिए जनता चुनती है, और आप देख रहे हैं बिलबिलाती गर्मी है और धरना चल रहा है। इनकी एक विचारधारा, इनकी मानसिकता इस हद तक गिर चुकी है कि धरने को खत्म करने के लिए सरकार का कोई भी बंदा वहाँ बात करना है तो क्या, और ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लाइट काट दी। सरकार की मंशा समझो या क्या इनकी सोच है, या किसानों का आंदोलन तोड़ने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। हर वक्त हर दिन जिस दिन से धरने में बैठे हैं बार बार जो है 3-3 घंटे के लिए बिजली काट रहे हैं, और ये जिस तरीके से सोच रहे हैं किसान वहाँ से हट जाएंगे, किसान हटने वाले नहीं हैं। किसानों को, मजदूरों को और आम जनता को इतना परेशान किया जा रहा है कि लोग यहाँ से धरना छोड़कर ऐसे चले जाएं। पर हम भी ये सरकार से बोल देते हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम धरना छोड़कर नहीं जाएंगे। हम यहीं 1 इंच भी अपनी भूमि यहाँ से नहीं देंगे सरकार को। देश प्रदेश में निरंतर आई फ्लू लोगों में फैल रहा है, जिसको लेकर दून अस्पताल के पूर्व CMS और नेत्र विभाग के HOD डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने बताया कि पिछले महीने में लगभग दून अस्पताल नेत्र विभाग की OPD में 100 में से 8 मरीज आई फ्लू के होते थे, लेकिन बात करें आज के समय की तो लगभग 30 से 40% लोग आई फ्लू के पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई एपिडेमिक बीमारी नहीं है। वहीं डॉक्टर यूसुफ रिजवी ने लोगों को आग्रह किया कि वो बिल्कुल आई फ्लू को लेकर ना घबराएं, वहीं लक्षण पाए जाने पर चिकित्सालय आकर आंखों के डॉक्टर के पास जरूर चेकअप कराएं। ये एक चुनौती है किसी भी आई विभाग के लिए और आई डॉक्टर्स के लिए, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये इस तरह का एपिडेमिक लगभग हर 3-4 साल में एक बार आता ही है, और ये इन्हीं मौसमों में आता है जिस समय बरसात के दौरान जब एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, जो ह्यूमिडिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये वायरस के लिए बड़ा अनुकूल इसके अंदर एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है। उत्तराखंड में रिकॉर्ड बारिश के बाद ग्राउंड स्तर पर सभी टीमें अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पल-पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए है। वहीं आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक बारिश से करीब 637 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पूरे प्रदेश में हो चुका है। हरिद्वार में पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण जिले में हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए केंद्र से एक 3 सदस्य टीम भी सर्वे कर रही है, जिसके साथ 11 अगस्त को एक बैठक की जानी है। उम्मीद है कि प्रदेश में बारिश के कारण हुए नुकसान में अभी और भी इजाफा हो सकता है। कल रात में हमारी मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसके बाद ये बारिश हुई है
कोटद्वार में, हल्द्वानी एरिया में, काशीपुर एरिया में यहाँ बारिश काफ़ी हुई है। कोटद्वार में एक खो नदी के ऊपर ब्रिज है, उसका अप्रोच रोड वहाँ है। मालन नदी के ऊपर जो हमने बनाया था टेम्परेरी ब्रिज, उसमें भी ब्रिज आ गए हैं। काशीपुर में ढेला नदी के ऊपर एक ब्रिज थी नेशनल हाईवे की, उसकी एक पिलर धंस गई है, तो उसमें भी हमने लोगों का आना जाना बंद करा दिया, डाइवर्जन क्रिएट कर दिए हैं। आज भी 4 जिलों में रेड अलर्ट की पूरी फोरकास्ट है, तो उसके तहत हम अपना जो तैयारी है वो रखे हुए हैं, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कोटद्वार में कई जगह घरों में भी पानी भरा था। हरिद्वार में बाढ़ आकलन के लिए दिल्ली से आई 10 सदस्यों की टीम लक्सर पहुंची। लक्सर पहुंचकर टीम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम की अगुवाई कर रहे NDMC के संयुक्त सचिव हर्ष गुप्ता के साथ ही जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल सहित जिले के कई अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गांव में जाकर किसानों से भी बातचीत की और उन्हें उचित मुआवजा दिए जाने का आश्वासन भी दिया। NDMC की टीम है भारत सरकार की, और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए हैं, सीनियर IAS ऑफिसर भारत सरकार में। तो इनके देख रेख में जितनी उनकी टीम है, लगभग 10 मेंबर्स उसमें साथ में हैं। तो पूरे जनपद में जो भी क्षति हुआ है, अभी 11 और 13 तारीख को जो बारिश हुई है, तो उसका जायजा लेने आए हुए हैं। तो आज हम लक्सर सब डिवीज़न में आए हुए हैं। तो आज उन्होंने देखा है कि वाकई में कितना जलभराव अभी भी है। हल्द्वानी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश का असर हल्द्वानी के काठ गोदाम क्षेत्र में सबसे अधिक हुआ है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कलसिया नाला पूरी तरह से उफान पर आ गया है। इसके आसपास कई मकानों को खतरा हो गया है, तो वहीं कई मकान ध्वस्त भी हुए हैं। पुलिस और प्रशासन ने इन लोगों को समय से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इनके खाने पीने के इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए थे। पीड़ितों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन उन्हें मुआवजे के साथ ही उनको घर को कैसे बचाया जाए, इस पर भी थोड़ा काम करे। बचाव करा, लोगों का घर से निकाला, एकदम अचानक ये नाला आ गया और लोग फंसे पड़े थे। चीख पुकार मच गई थी यहाँ चारों ओर, और काफी नुकसान हुआ लोगों का, जानो माल का काफी नुकसान हुआ। जान तो बच गई मगर घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ रहने लायक नहीं है, देखिए आप। और कुछ लोग तो ऐसा है यहाँ पर लेबर मजदूर वाले हैं जिनको दोबारा घर बनाने की भी गुंजाइश नहीं होगी, और कुछ लोग ऐसा है कि यहाँ दूसरों के घरों में रह रहे हैं। आप देखिए ये नाला 40 साल की उम्र में मैंने कभी इतने भयानक परिस्थितियों में नहीं देखा, वहां तक पहुंच गया है। और कलसिया पुल को छूकर पानी निकल रहा था, तब बड़ा भारी नुकसान हुआ। यहाँ लोगों का चीख पुकार मच गया था, बचाना मुश्किल पड़ गया। कई जानवर मरे इसमें, मुर्गियां बह गई, बकरियां बह गई, कुत्ते बच्चे मर गए मकानों के नीचे, और गाड़ियां टूट गई, गाड़ियां बह गई, स्कूटियां। जो कल रात की बारिश थी वो बहुत अतिवृष्टि उसको हम कह सकते हैं, काफी तेज बारिश थी, जिससे हल्द्वानी शहर में जगह जगह रक्सिया और कलसिया में बहुत ही ज्यादा उफान आया पानी का। शहर में सभी जगह लगभग पानी सड़कों पर ओवरफ्लो होकर नहरों से चल रहा था। तो जो भी ऐसी सेंसिटिव जगह है जहाँ पर लोग बिल्कुल नालों के किनारे रह रहे हैं, उनको सारी टीमें लगी हुई हैं, पुलिस के माध्यम से भी उनको अनाउंस कराया जा रहा है, और सभी स्कूलों को खुलवाकर उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। तो जो क्या कहते हैं, जो किनारे, देखिए बिल्कुल अभी भी स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पर आज तहसील साहब खुद भी लगे हुए थे, और उन स्कूलों को खुलवाकर लोगों को शिफ्ट कराया गया। और अभी लगातार आपके माध्यम से भी यही अपील कर रही हूँ कि जो लोग नदी नालों के किनारे रह रहे हैं, वो मौसम का अलर्ट जारी है, अभी उन घरों में मत जाएं, अभी जो आश्रय स्थल है उन्हीं का सहारा लें। जोशीमठ विकासखंड पगनो गांव में जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते इस वक्त दर्जनों परिवार भूस्खलन की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि भूस्खलन का मलबा सारा गांव की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते इस वक्त पूरा गांव खतरे की जद में पहुंच चुका है। बता दें कि आजकल मानसूनी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है, जो बरसात इस वक्त पगनो गाँव के लिए खतरा बना हुआ है। बता दें कि पगनो गाँव में देर रात भारी भूस्खलन के चलते 2 दुकान, 3 गौशाला और साथ में एक गरीब परिवार का आशियाना, और साथ में भगवान महादेव का प्राचीन मंदिर और साथ में एक धर्मशाला भूस्खलन की चपेट में आ गए, जिसको लेकर
पगनो गांव के ग्रामीण काफी डर के साए में जी रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पगनी गांव के ठीक ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रशासन जल्द हमारी गांव की सुध नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में पूरा गांव जोशीमठ तहसील में बैठकर भूख हड़ताल करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और गांव को अभी तक जो नुकसान है, एक पानी का जो आवाजाही टैंक है, पानी का टैंक जो है दुरुस्त हो चुका है। एक हफ्ते से जो है गांव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं और साथ ही यहाँ पे प्राइमरी स्कूल को भी जो है गांव में शिफ्ट किया गया है। जोशीमठ विकासखंड का एक ऐसा सुदूरवर्ती गांव जाना जाता है जिस गांव का नाम पगनो गांव है। आपको बता दें कि जो पगनो गांव इस वक्त पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में आ चुका है। कारण है गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन का होना, जिस भूस्खलन का मलबा आए दिन पगनो गांव के स्थानीय ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रहा है, जिस कारण पगनो गांव में इस वक्त काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं बात करें पगनो गांव की तो पगनो गांव में इस वक्त मंदिर, विद्यालय और साथ में कई दुकानें और साथ में कई मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगराल के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।